नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो आईएनएस विक्रांत को लेकर आ रही है। कोचिन शिपयार्ड के चेयरमैन ने कहा कि अगले 40 से 60 दिनों के बीच में भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत में बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और इजरायली MF स्टार रडार को इंस्टॉल कर लिया जाएगा। वहीं भारतीय नौसेना का कहना है कि वो नवंबर में इस विमानवाहक पोत से अपने एविएशन ट्रायल्स को शुरू करेगी, जब सारे सिस्टम इस पर लग जाएंगे। और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जून 2023 से भारत का विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा अपने एयर विंग के साथ। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय सेना ने भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य की लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के लिए भारतीय रक्षा उद्योगों को आपातकालीन खरीद के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि इस टेंडर के तहत नई बंदूकें, मिसाइल, ड्रोन, काउंटर ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन, कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल सिस्टम के अलावा स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, अल्टरनेट एनर्जी सोर्स आदि इसमें शामिल है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों आपको मालूम ही है और मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि साउथ कोरियन फर्म देबू शिप बिल्डर को कोरियन सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है कि वो भारत को अपनी पनडुब्बियां बेचे, क्योंकि देबू शिप बिल्डर को कोरियन बैंक को पैसा देना है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी की शिप बिल्डर को कहा है कि वो 2 बिड्स जारी करें अपने टाइप 212 सीरीज सबमरीन्स के लिए, जिनमें से एक बिड को 2 भारतीय शिपयार्ड, जिसमें कि माझगांव शिप बिल्डर्स और लार्सन एंड टर्बो है, उनके लिए जारी किया जाए, ताकि ये जो टेंडर है P75I वो सिंगल वेंडर सिचुएशन से बच सके, जब तक साउथ कोरियन फर्म देबू शिप बिल्डर इस टेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर लेती। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत भारत को अपनी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल सबमरीन टेक्नोलॉजी को देने की बात कर रहा है, जिसमें कि बरकूटा क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और शॉर्ट फिन बरकूटा कन्वेंशनल सबमरीन है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय न्यूक्लियर और कन्वेंशनल सबमरीन के लिए फ्रांस के विकल्प पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत ये सौदा होता है तो ऐसे में फ्रांस की तरफ से भारत को आसानी से लॉजिस्टिक और क्रू ट्रेनिंग भी मिलेगी। लेकिन फ्रांस के पास भी हमें तभी जाना चाहिए जब फ्रांस हमें 190 किलोवाट न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी और पंप जेट प्रपल्सन दोनों को भारत को देता है। तो वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि LAC से आ रही है। दरअसल दोस्तों ये कहा जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में जो LAC पर गतिरोध था उसे खत्म करने के लिए दोनों पक्ष राजी हुए, लेकिन यहाँ पर चीन के हर चालबाजी को लेकर भारत काफी सतर्क हो गया और यही कारण है कि भारतीय सैनिकों ने फैसला किया है कि अभी गतिरोध वाले इलाकों को पूरी तरीके से खाली नहीं किया जाएगा। भारत का अभी भी यही मानना है कि जब तक अप्रैल 2020 वाली जैसी स्थिति नहीं हो जाती तब तक भारतीय सेना किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि भारत और चीन ने गलवान घाटी, पैंगोंग लेक और गोगरा के तहत हॉट स्प्रिंग में समान दूरी पर पीछे हटने पर सहमति जताई है और नो पेट्रोलिंग जोन घोषित किया है। अब ये कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि चीनी सैनिक उस जमीन पर रहेंगे जिस जगह तक का भारत अभी तक दावा करता रहा है। इसके साथ ही भारत ने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को छोड़ दिया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो बफर जोन घोषित किया गया है उसका मतलब ये है कि भारत का जमीनी नुकसान हुआ है, क्योंकि डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत भारत ने अपने उस क्षेत्र को छोड़ दिया है जिस पर भारत दावा करता आया था। कहा यह भी जा रहा है कि गलवान घाटी में बफर जोन 3 किलोमीटर, पैंगोंग लेक 10 किलोमीटर और गोगरा हॉट स्प्रिंग 3.5 और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। भारतीय सेना जिस इलाके में गश्त करती थी वो अब इस समझौते के तहत नहीं करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि भारत ने चाइना से ये क्यों नहीं कहा कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वापस क्यों नहीं लौटा। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बफर जोन और गश्ती करना अस्थायी होता है और भारत ने इन इलाकों पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा है। हालांकि ये भी नहीं कहा जा रहा कि जो बफर जोन है वो कब तक जारी रहेगा, इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि चीन दोस्तों 2020 वाली जो यथास्थिति है उसे लागू करने के लिए राजी नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ स्थानों पर गतिरोध बना हुआ है। हालांकि दोस्तों कुछ नेगेटिव रिपोर्टिंग भी भारत के ऊपर की जा रही है, खासकर की जैसे BBC, इसके अलावा कुछ वेस्टर्न मीडिया है, वो इस तरीके के दावे कर रही है कि चीन ने 18 किलोमीटर अंदर घुसकर जमीन कब्जा ली है और उसके बाद वो डिसएंगेजमेंट को कर रहा है और जो बफर जोन घोषित किया जा रहा है वो भी भारतीय क्षेत्र के अंदर किया जा रहा है। यानी कि स्थिति बिल्कुल साफ है कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं आ जाते तब तक हम ये भी विश्वास नहीं कर सकते कि ये जो वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है जो अभी तक एक प्रोपेगेंडा चलाती आई है वो कितना सही बैठता है। इसके अलावा इस प्रोपेगेंडा विंग में NDTV और मैंने कहा BBC और अन्य कई ऐसे चैनल्स हैं या फिर अखबार हैं जो कि समय समय पर भारत की आलोचना करते आए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि राफेल फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों फ्रांस अब भारत को 36 राफेल देने के बाद फिर से 36 राफेल बेचने की बात कर रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के 114 MRFA टेंडर को लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय वायुसेना फ्रांस के इस
और 36 फाइटर जेट्स को लेने के प्रस्ताव के लिए उत्सुक नहीं है। वो इसकी बजाय 114 फाइटर जेट्स जो कि MRFA टेंडर के तहत लिए जाएंगे उन्हीं को चाहती है। लेकिन इस टेंडर को जैसे कि मैंने कहा कि देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो क्लॉज है, हालांकि इसे जल्द ही फ्रेम कर लिया जाएगा और इसी वजह से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में देरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो भारत में डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है जो कि नागपुर में है, वो राफेल फाइटर जेट्स के कंपोनेंट्स और पैनल को बनाता रहेगा जो कि उनका ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। लेकिन वो फ्रांस से बाहर राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी प्रोडक्शन लाइन नहीं बनाएगा जब तक भारत राफेल के ऑर्डर नहीं दे देता। दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, हमारी जो खरीद प्रक्रिया है, जो भी हमारे प्लान्स है, वो इतने लेट हो रहे हैं और इतनी देरी हो रही है। इससे अच्छा तो वो पाकिस्तान है जिसको अब दूसरे बैच के तहत J-10C मिलने वाले हैं। उनको पहला बैच इस साल मार्च में मिल गया था और चाइना अब दूसरा बैच देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि वो 8 J-10C फाइटर जेट्स पाकिस्तान को देगा और इन सभी 36 J-10C को भारतीय बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। तो चीजें दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल साफ है, अगर हम लोग समय पर नहीं जागेंगे तो इस तरीके से दुश्मन हमारे ऊपर बढ़त बनाता रहेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि फिलीपींस से आ रही है। फिलीपींस ने अब अपनी 2 मीडियम साइज सबमरीन को तैयार करने के लिए कई देशों से बातचीत करना शुरू कर दिया है, जिनकी अनुमानित कीमत 70 बिलियन पीसल्स होगी। वहीं फिलीपींस की नौसेना ने कहा है कि उनके इस टेंडर के लिए साउथ कोरिया, तुर्की और भारत ने अपनी अपनी पेशकश की है। यही नहीं, इसके अलावा फ्रांस ने भी उनके इस प्रोग्राम के लिए अपनी पेशकश की है, जिसमें कि फ्रांस ने अपनी स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की पेशकश की है। लेकिन भारत ने क्या ऑफर दिया है फिलीपींस को, इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि भारत ने अपनी कलवरी क्लास की सबमरीन की पेशकश की हो, जिसे कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर तैयार करता है और ये स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन पर आधारित है। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ भारतीय नौसेना कलवरी क्लास की जो सबमरीन है उनका फॉलो ऑन जो ऑर्डर है उसे नहीं दे रही है। ऐसा इसीलिए नौसेना की तरफ से किया गया है। नौसेना का मानना है कि जब तक मझगांव शिप बिल्डर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन लाइन को अपग्रेड नहीं कर लेता तब तक उन्हें नए ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों मझगांव शिप बिल्डर के पास जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें फिलीपींस के लिए इस तरीके की पनडुब्बियां तैयार की जा सकती हैं। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना के वाइस चीफ BS राजू ने DRDO की लैबोरेटरीज का भी दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का भी दौरा किया, जहां पर उन्हें लेटेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उनको 2.8 किलोमीटर रेंज वाली अमोगा 3 ATGM को भी दिखाया गया, जो कि अपनी एडवांस स्टेज पर है टेस्टिंग के। इसके अलावा BS राजू ने नई दिल्ली में बॉट लैब डायनेमिक्स का भी दौरा किया और उन्होंने उस टीम से भी मुलाकात की जो कि 3500 स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी सिस्टम को तैयार कर रही है, जो कि अपने एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।